नमस्कार, मैं राकेश फिर से हाजिर हूँ आपके लिए विद मैं और मेरे साज। तो आज हम एक ऐसे साज के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मोरचंग। ये देखिए, ध्यान से देखिए पास से, इसका डिज़ाइन कितना सुंदर है, इसकी आवाज़ और डिज़ाइन में इतना डिफरेंस है, कमाल का। तो इसका नाम है मोरचंग। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। मैं भी और इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा आपको, स्टेट वाइज थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये अलग अलग बोला जाता है, तो कोई लोग मोरचंग बोलते हैं, कोई मोरचंग बोलते हैं। तो इसका सीधा सीधा संबंध मोर के पंख से है, और ये कहीं ना कहीं ये कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे बांसुरी जुड़ी हुई है, बट ये डेवलप नहीं हो पाया, लोगों ने इसको इतना फॉलो नहीं किया। बिकॉज कि कृष्ण जी की आरती में इसका जिक्र आता है, और आप गूगल करके देख सकते हैं। मोरचंग एक जगह पे आता है, प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इसका इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना माना जाता है, ऐसा कई जगह जिक्र भी है इसका, इस बात का। तो ये हमारे भारत का एक इंस्ट्रूमेंट है, फोक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मोरचंग। इसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से उसको बजाया जाता है, और शेप में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग साउथ की बोलेंगे तो साउथ में ये बजाया जाता है, जो उनको सबसे पहले पता लगा था। तो साउथ में इसका यही साइज़ होता है, ये शेप होता है, ऐसे अलग अलग सुर की होती है। और साउथ में भी जब ये बजता है तो ये शुरुआत इसकी जो हुई है वो भक्ति संगीत से हुई है। तो भक्ति संगीत कहीं ना कहीं हमारे जितने भी साज हैं हिंदुस्तान के, लोक वाद्य यंत्र हैं, उनमें एक चीज़ ऐसी है कि कहीं भक्ति दिखती है और वो रिलेट करती है किसी न किसी भगवान से। तो ये मोरचंग मद्रास, जो चेन्नई हो गया अभी, चेन्नई, बेंगलुरु और कोयम्बटूर जैसे जो भी साउथ का एरिया है वहाँ बहुत बजाई जाती है। और अगेन इसका वहाँ पे इसमें पूरे मृदंगम के जो टुकड़े, परन वगैरह जो भी कुछ इंट्रोडक्शन होते हैं, मुखड़े होते हैं, सब इसमें बजते हैं। बिकॉज ये वाद्य यंत्र है, और साउथ में, साउथ इंडियन म्यूज़िक में इसकी पूरी लिपि है, इसकी पूरी शिक्षा है कि इसको कैसे सीखा जाता है। और भारत में सिर्फ साउथ में ही एक ऐसी जगह है जहाँ इसकी शिक्षा उन्होंने पूरा लिपिबद्ध किया हुआ है, इस चीज़ को पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है उसमें। बट अगर हम बात करें अलग स्टेट्स की, तो जयपुर में इसको फोक म्यूज़िक में बजाया जाता है, और उनको मतलब वो भोले लोग, उन्होंने इतना इसका डिटेलिंग नहीं की, तो उनके जो तरीका होता है उस तरीके से वो सिखाते हैं। तो ये जयपुर में बजाया जाता है, साउथ में बजाया जाता है, और एमपी महाराष्ट्र साइड में भी बजता है, और जगह जगह जाके इसकी शेप बदल जाती है। देखिए इसका एक अलग ही तरीका है, और ये देखिए इसका भी एक अलग ही स्टाइल है। तो ये अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसको फिर वैसे डेवलप करना शुरू किया। अब मैं बात करूँगा हिंदुस्तान से बाहर की, पूरे एशिया में हर जगह ऑलमोस्ट बजाया जाता है। और जापान से मैं ये लेके आया था, देखिए इसका साइज़ कैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका फोटो, ये जापान से लेके आया था मैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको साउंड सुनाता हूँ। चाइना में बजाई जाती है। चाइना में जो आता है इसका साइज़ कुछ अलग ही हो जाता है। ये देखिए पत्ती टाइप हो गया जी, आप देख सकते हैं फोटो में। इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है वो पत्ती है, पीतल की पत्ती होती है। और मैं इसका थोड़ा साउंड सुनाता हूँ आपको, देखिए। और ये पत्ती वाला मेथड हमारे हिंदुस्तान में भी है, दूसरा वाला मैं बताता हूँ आपको। तो ये चाइना हो गया, जापान हो गया, और एशिया में भी काफ़ी जगह हैं ऐसी, और यूरोप में तो बहुत है। और ये इसको इंग्लिश का नाम इसका जूज हार्प बोलते हैं, जूज हार्प, यू कैन गूगल इट। और विदेशों में बहुत बजाया जाता है। बट हमारे एक बहुत अच्छी खूबसूरत खुशबू है फोक म्यूज़िक की, जो है बिहू म्यूज़िक, असम का। तो असम में जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने यहाँ पे रखा हुआ है बिहू ढोल, जो ज़्यादातर बिहू जो डांस होता है उसके साथ इसको बजाया जाता है। तो असम में जो मोरचंग होती है वो लकड़ी की होती है। मैं इसको मोरचंग बोलूँ क्योंकि ये साइंस वही है इसका, बट इसको वो लोग गोगना बोलते हैं, गोगना बोलते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे फिल्मी संगीत में फोक का बहुत असर है। फोक की बहुत सारे एलिमेंट, बहुत इंस्ट्रूमेंट जो बजाए गए हैं, और उसका कह सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और वो बहुत कारगर रहा है, बहुत अच्छा निकल के आया। जब भी किसी ने फोक को लेकर कोई गाना बनाया तो बहुत सुंदर बनाया है, वो अलग अलग हिसाब से वो प्रोड्यूस हुआ है। एनीवे,
तो ये गौगना का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो बिहू की ताल होती है धिन तक तक धिन तक, तो उससे रिलेटेड एक करके एक गाना आया था फिल्मी, मैं रिलेट कर रहा हूँ उससे, बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे। सवार दो सवार दो सवार धिन तक धिन तक, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्लोज है बिहू के, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ से इन्फ्लुएंस आई होगी थोड़ी बहुत। तो उसमें ये गौगना बजता है बिहू में दिन तक टिक तक दिन तक दिन तक दिन तक, तो इसको कंटिन्यूटी देता है। देखिए तो वाद्य यंत्र की पूरी इसमें चीज समझ आ रही है क्योंकि बीट्स पे चल रहा है, टिंग डंग टिंग डंग टिंग डंग, तो ये वाद्य यंत्र है, इसमें सुर जरूर होता है बट ये भी वाद्य यंत्र के अंदर आता है। अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी इसकी टेक्निक की बजाने की। तो इसको ऐसे पकड़ा जाता है एक हाथ से और उसको ऐसा पकड़ा जाता है कि जो बीच वाली पत्ती है इस पर उंगली ना लगे क्योंकि सारी साउंड इसी से आती है वाइब्रेट होके। तो ये ऐसे होना चाहिए, दोनों दांतों के बीच में इसको ऐसे रख दिया जाता है, जैसे ये दांत के आगे से तो ऐसे रख दिया जाता है और अंदर इसके होल बन जाता है जो हमारा गाल होता है ये। तो ये इसको ऐसे रखा, उसके बाद इसको ऐसे रखने के बाद जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, और ये जो तार लगी इसको हिट किया जाता है, ये देखिए। फिर अंदर जीभ को अंदर बाहर करके होलों को कम ज्यादा शार्प करके, तो उससे अलग अलग टोन्स आते हैं। तो मैं ता ऐसे हो रहा है वो, तो उसमें जैसे जीभ को हम ऐसे करते तो सुर चढ़ता है, तो ये जीभ से कंट्रोल होता है इसका बैलेंस, इसकी बीट, और जो गाल होता है उसका एक पूरा होल बन जाता है जिसमें आवाज गूंजती है, वाइब्रेट करती है, बिकॉज ऑफ हमारे टीथ सारे कनेक्टेड है बोन से, तो वो वाइब्रेशन जो होती है पूरे मुंह में से निकल के ऐसे आती है। और इसका साइंटिफिक रीजन है कि इसको बजाने से काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो नहीं होती, जैसे मुंह का लकवा है वो कभी नहीं होगा, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसका इतिहास है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ देखिएगा इसका, जो मेरे को पता चला है। तो ये बहुत आध्यात्मिक भी है, और जो योगा के हिसाब से बोला जाए या योगी लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे सांस को लेने में, आगे छोड़ो बाहर छोड़ो नॉर्मली बोलते थे, अब सब लोग जानते हैं कपालभाति वगैरह, तो इसमें ऑलमोस्ट वही है। तो सुबह सुबह हम स्पेशल बैठते हैं करने के लिए, वो ठीक है, बट अगर हम इसको बजाएंगे तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हम इसको सीखेंगे तो, मेरा ऐसा मानना है। और इससे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है ये, अगर आप रोजाना 20 से 25 मिनट भी बजाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा, लाइक कपालभाति। तो इसका ये ब्रीथ और टंग उन दोनों का काम एक साथ चलता है। ये जो साउंड आ रही है तक 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 तक, अब इसको मैं बीट में लाऊंगा, तो 3 चीजें हो गई, दांत पे रखना, उसको जीभ हिट करना और जीभ को अंदर बाहर करना। फिर चौथी चीज आती है सांस, तो वो टाइमिंग देती है उसको, वो नेचुरल टाइमिंग देती है सांस की बदौलत, और हाथ के उसको बीट पे चलने के कारण भी एक बीट निकल के आती है। तो ये कितना अच्छा है हमारे शरीर के लिए, आप देखिए कपालभाति जैसा ही पूरा लग रहा है, जैसे कि कपालभाति कर रहे हो। तो इस साज की खासियत ये है कि ये हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में बजाया जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे साउथ में, तो साउथ में इसमें बहुत कलाकारी होती है, सब टुकड़े वगैरह बजते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान में चले तो वो भी एक बीट की तरह इसको लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे थोड़ा सा ब्रीथिंग का काम ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें वो ब्रीथिंग का उनका ज़्यादा होता है, और जैसे दिन कट दिन न तो कोई गाना चल रहा है ढोलक बजे तो उसके साथ, तो इतना फास्ट वो उसको फिर टाइमिंग देने के लिए क्या है कि वो खुले में होता था, डेजर्ट एरिया, तो वो जितनी ज़्यादा अच्छी टाइमिंग वाली चीज़ उसके साथ बजेगी तो वो उतना उसको असर करेगा, और वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा सा साउंड निकल के आएगा एक दूसरे के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के हर प्रांत में बजाने का महत्व है उनका, तो ये लोग बजाते हैं। अब हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी बजाया जाता है इसको, और ये मेरे पिताजी ने मेरे को बताया था, तो मैं छोटा था उस वक्त, तो मैं सोचता हाँ होगा कुछ, लेकिन जब मैं धीरे धीरे डेवलप करने लगा अपने स्किल को कि ये फोक इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, ये होता है, वैसा होता है, तो उससे मेरे को पता लगा कि ये तो पिताजी ने बताया उत्तराखंड में बजता है, लेकिन इसकी तो पूरी हिस्ट्री है, तो साउथ में भी बजता है, ये तो असम में भी बजता है,
तो जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ से मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करी और वही मैं अपना आपके सामने बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहीं से पढ़कर बोल रहा हूँ, जो मेरे को मिला, जो मेरे इतने सालों की मेहनत है कह लो, रिसर्च कह लो, पर्सनली, जैसे कि मैंने शो का नाम भी रखा है मैं और मेरे साथ, बस मैं और मेरी सोच विद माई इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस सेम साइज होता है, सेम स्टाइल होता है उत्तराखंड में भी मोरचंग का। मैंने अपने एक गीत में एक्सपेरिमेंट किया था फर्स्ट टाइम इसका, तो छुआपा की कुकड़ी मारो लो या किरो बाबा जा मेरा, ऐसा गीत था, उसमें बजाया था। तो उसी प्रकार से गढ़वाल में बसता है, मेरे पिताजी ने बताया था, और मेरे पिताजी ही एकमात्र टीचर है मेरे इस चीज़ के, और उन्होंने मेरे को 2 या 3 बार में क्लास में मतलब समझा दिया था कैसा होगा। तो परकशन पहले से चल रही आता, तो मेरे को उसको सीखने में देर नहीं लगी। तो कोई भी अगर परकशन प्लेयर है, ढोलक प्लेयर है, इसको बहुत आसानी से सीख सकता है, बहुत ईजी है। 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो ये बहुत ही अच्छा साज है, हर तरीके से छोटा सा साज है, कहीं भी रख लो, जेब में रख लो, इधर कहीं भी रख लो, पर्स में रख लो, छोटा सा साज है, और ये हमेशा आपको शरीर के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको बजाएंगे। दूसरी बात ये कि हमारे जो म्यूजिशियन भाई लोग हैं जितने भी हैं, अगर इनको सीखना चाहते हैं तो इनको ज़रूर सीखें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बैठा हूँ, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी विद माई शो मैं और मेरे साज। तो उसके हिसाब से जो भी कुछ पॉसिबिलिटी होगी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, और यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। तो ये जो साज है, मैं सबसे बोलूँगा अपने दिल्ली के जो मेरे भाई बंद हैं कि प्लीज़ इसको थोड़ा ट्राई करें, और इसमें रहकर वो अपनी स्वास्थ्य को भी अच्छा करें। तो आज का शो यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप मेरे इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, और ये मेरी दिल की इच्छा थी काफ़ी टाइम से कि मैं इस तरीके से हर चीज़ को आपके सामने रखूँ जो मैंने गेन किया, लाइक मैं और मेरे साथ। तो उसके बदौलत मैं इतना कुछ आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच।